हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज में। ये कहानी है कनाडा के टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट की, जहां एक चोर ईयर 1985 से ईयर 2000 के बीच 15 साल तक उस एयरपोर्ट से चोरियां करता रहा और पुलिस इन 15 सालों में उस तक नहीं पहुंच पाई। उसने अपनी इन चोरियों को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि पुलिस हर सीसीटीवी फुटेज के हर एंगल को खंगालती रही। यहाँ तक कि पुलिस ने अपने अंडरकवर एजेंट्स भी इस चोर को पकड़ने के लिए लगा दिए, मगर फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 15 सालों में उसने जो भी सामान चोरी किए उसकी कीमत $4 मिलियन तक पहुंच गई, जिसकी कीमत आज के जमाने के हिसाब से लगभग 33 करोड़ बनती है। तो आखिर कौन था ये चोर, कैसे इसने इन चोरियों को अंजाम दिया और आखिर ये पुलिस के हाथ कैसे लगा, ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। कहानी शुरू होती है पियर्सन एयरपोर्ट से, जो कनाडा का सबसे बड़ा और सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस वजह से इस एयरपोर्ट के पास सारे बड़े कार्गोस टर्मिनल हैं, जहां दिन भर में हजारों शिपमेंट्स का आना जाना लगा रहता है और ये सिलसिला 24 घंटे लगातार चलते रहता है। इस कार्गो टर्मिनल में दुनिया की लगभग हर चीज मौजूद थी, खाने पीने से लेकर कपड़ों तक और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ज्वेलरीज तक। हर चीज इस टर्मिनल से होकर गुजरती थी। इसीलिए पियर्सन एयरपोर्ट ने वहां की सिक्योरिटी में लगभग 100 पुलिस वाले और 20 पुलिस डॉग्स को लगा रखा था। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अगर कोई वहां चोरी भी करना चाहे तो फौरन पकड़ा जाएगा। और यही वजह थी कि कई छोटी मोटी चोरियां करने की वजह से वहां के कई वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया था या उन्हें जेल भेज दिया गया था। मगर इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी एक शख्स था जो इस कार्गो टर्मिनल से लगभग 15 साल तक चोरियां करता रहा और एक $100 महीना कमाने वाले मामूली वर्कर से एक मिलियनियर बन गया। हालांकि इस चोर ने अपनी चोरियों की शुरुआत ईयर 1985 से कर दी थी, मगर पियर्सन एयरपोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स को इसकी भनक ईयर 1992 में लगनी शुरू हुई। यह बात काफी चौंकाने वाली थी कि ये चोरियां पिछले 7 साल से हो रही थी और एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर को अब उस पर शक शुरू हुआ था कि उनके कार्गो टर्मिनल से कीमती सामान गायब हो रहे हैं। छानबीन करने पर यह पता चला कि उनके कार्गो टर्मिनल से कैमरा, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और साथ ही साथ कीमती सामान भी गायब है, जिनकी कीमत लगभग $3 मिलियन के आसपास है। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स और पुलिस फौरन हरकत में आते हैं और अपनी तहकीकात शुरू करते हैं। पर पुलिस को एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था और वो ये था कि आखिर ये चोर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी एयरपोर्ट से कैसे निकल जाता है, वो भी बिना किसी को शक हुए और बिना किसी को पता चले, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एयरपोर्ट के हर कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और वहां के गार्ड्स भी बिना आईडी चेक किए किसी को भी ना तो कार्गो टर्मिनल के अंदर जाने देते और ना ही बाहर। पुलिस ने अपनी तहकीकात के दौरान सिक्योरिटी डबल कर दी। अब कार्गो टर्मिनल में काम करने वालों की आईडी के साथ साथ उनकी पॉकेट्स, उनके लंच बॉक्स और उनके बैग्स भी चेक किए जाने लगे और साथ ही साथ नए सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए गए, जिन पर 24 घंटे नजर रखी जाती। मगर ना तो ये चोरियां रुकी और ना ही पुलिस के हाथों कुछ लगा और इसी तरीके से सालों तक इस कार्गो टर्मिनल से कीमती सामान गायब होते रहे। क्योंकि कार्गो टर्मिनल बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वहां हजारों शिपमेंट्स रोज आते जाते थे और 90s के दशक में इन्वेंटर स्टोरेज सिस्टम भी नहीं होता था। मतलब जो भी शिपमेंट आते उन्हें कैटेगरी के हिसाब से वेयरहाउस के कोने में ले जाकर रख दिया जाता था, मगर उनका कोई भी रिकॉर्ड सिस्टम या रजिस्टर में नोट नहीं किया जाता था। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को इस चोरी का इतने सालों बाद पता चला। पुलिस को भी इस चोरी की खबर इतनी देर से मिली कि उन्हें लगा कि अगर कोई चोरी का सबूत भी होगा तो वो भी अब तक गायब हो चुका होगा और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। तब पुलिस ने यह फैसला किया कि अब वो सीधे कार्गो टर्मिनल्स के वर्कर से पूछताछ करेगी, मगर वहां काम करने वाले वर्कर्स
सालों से एक साथ काम कर रहे थे और अब वो एक फैमिली, एक गैंग की तरह बन चुके थे। पुलिस ने जब उनसे घुमा फिरा कर सवाल किए, तब भी उन सबके जवाब एक जैसे ही होते। इस बात ने पुलिस को बहुत परेशान कर दिया और इस पूछताछ से भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तब पुलिस एक थ्योरी पर पहुंचती है कि एयरपोर्ट के अंदर ही एक पूरा क्रिमिनल गैंग चोरियों को अंजाम दे रहा है, और वो भी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से। पुलिस को ये भी लगता है कि ये गैंग एयरपोर्ट के हायर अथॉरिटीज के साथ मिलकर इन चोरियों को अंजाम दे रही है। इसीलिए उन्होंने एयरपोर्ट के हर रास्ते, हर कैमरा एंगल और हर सिक्योरिटी चेक के बारे में पता कर लिया है, जिसकी वजह से वो आसानी से बचकर निकल जाते हैं। और इस पूरी चोरी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर, मैनेजर और ट्रक ड्राइवर सब इनके साथ दे रहे हैं। मगर जब पुलिस को चोर के बारे में पता चला, तब उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है, क्योंकि ना तो ये चोर कोई सुपरवाइजर या डायरेक्टर था जिसे एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे के बारे में पता हो, और ना ही कोई क्रिमिनल गैंग था, बल्कि ये चोर एक ट्रक ड्राइवर था जिसने इन सारी चोरियों को अकेले अंजाम दिया था। तो कौन था ये ट्रक ड्राइवर और कैसे इसने इतनी हाई सिक्योरिटी और इतनी सिक्योरिटी कैमरास के बीच इन चोरियों को अंजाम दिया? इस ट्रक ड्राइवर का नाम था हो लैम, जो वियतनाम का रहने वाला था और ईयर 1980 में अपनी जेब में केवल $50 लेकर कनाडा के शहर टोरंटो आ गया था। उसका कनाडा आने के पीछे बस एक ही मकसद था, और वो ये था कि उसे जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना था, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि अमीर बनने के लिए उसे लोगों से बहुत अच्छे कनेक्शन बनाने होंगे। इसीलिए वो जिससे भी मिलता उनसे बहुत प्यार से और मुस्कुराकर पेश आता, और इसीलिए उसकी दोस्ती लोगों से बहुत तेजी से हो रही थी। कुछ समय के बाद लेम की मुलाकात थेरी से होती है। थेरी भी वियतनाम की रहने वाली थी और कनाडा आकर बस गई थी। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद लेम थेरी के साथ उसके घर में रहने लगा, जहां वो अपने सौतेले बेटे बेनी के साथ रहती थी। थेरी एक शिपिंग कंपनी में काम करती थी और उसी की मदद से लैम को भी शिपिंग कंपनी में एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी, जिसका काम था प्रिसन एयरपोर्ट के कार्गो शिपमेंट्स अपने ट्रक में लोड करना और उन्हें शहर में उनके मालिक तक पहुंचाना। और इसी के लिए जो तनख्वाह तय हुई थी वो थी $100 पर महीना की, जो कि लेम के लिए एक बहुत छोटी रकम थी उसके सपनों के आगे। लेम, जो कि सारे कार्गोस का सामान खुद ही पते पर पहुंचाता था, इसीलिए उसे इस बात का अंदाजा बहुत अच्छी तरीके से हो गया था कि इन कार्गो शिपमेंट्स में जो भी सामान होते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और तब उसके दिमाग में एक कीमती सामान को चोरी करने का अनोखा तरीका आता है, जिससे 15 साल तक पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को नचा कर रख दिया। पर लेम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो इन कार्गो में से अगर डायरेक्ट चोरी करता तो पकड़ा जाता, और तभी वो फैसला करता है कि वो प्रिजन एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के अंदर जाकर वहां से चोरी करेगा। मगर ना तो उसके पास आईडी कार्ड था और ना ही वो उस एयरपोर्ट पर काम करता था, और वहां बिना आईडी कार्ड दिखाए किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता था। और जो लोग वहां काम करते थे उनके अपने आईडी कार्ड्स हर समय अपने गले में पहन कर रखना होता था, और इसी वजह से उसे अपना ट्रक लेकर उस वेयरहाउस के बाहर इंतजार करना पड़ता था, जहां वर्कर्स अंदर से कार्गो शिपमेंट्स लाते थे और उसके ट्रक में लोड कर देते थे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लैम लोगों से कनेक्शन बनाने में बहुत माहिर था, और इसीलिए उसने वेयरहाउस में काम करने वाले वर्कर्स जो उसके ट्रक में सामान लोड करने आते थे उनसे भी बहुत अच्छे कनेक्शन बना लिए थे। इसीलिए उसने कई बार उन्हें छोटे मोटे तोहफे दिए और अपने घर पर उन्हें खाने के लिए भी बुलाया। इससे वर्कर्स और लैम्प के बीच की दोस्ती काफी गहरी हो गई, और लैम्प अपने कनेक्शंस और दोस्ती बनाने के साथ ही साथ इस बात पर भी खास नजर रखे हुए था कि इन वर्कर्स में से किसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, किसकी सैलरी सबसे कम है और किसके सर पर लोन है जो उन्हें चुकाना है, क्योंकि
वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जो भी वर्कर्स इन हालातों से गुजर रहे होंगे वो बहुत आसानी से रिश्वत लेने के लिए राजी हो जाएंगे। एक सुबह एक वर्कर लैम के ट्रक में कार्गो शिपमेंट्स लोड कर रहा था। तभी लैम उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वो बिना किसी को बताए उसके ट्रक में कुछ एक्स्ट्रा शिपमेंट्स लोड कर दे और उसके बदले में वो उसे $2000 देगा। वो वर्कर्स उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है और क्योंकि उसे उसकी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे एक ही बार मिल रहे थे, इसीलिए वो फौरन इस काम के लिए राजी हो जाता है। वो वर्कर ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि कार्गो टर्मिनल इतना बड़ा है कि वहां से कुछ शिपमेंट्स गायब भी होते रहे तब भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लैम की चोरी का ये वो पहला कदम था जो उसने कामयाबी के साथ आगे बढ़ा लिया था। अब वो वापस अपने घर आता है और उन कार्गो शिपमेंट्स को खोलता है जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा हुआ था और जिसकी कीमत लगभग $1 लाख थी। ये वो पहली चोरी थी जिसमें लैम ने सिर्फ $2000 देकर $1 लाख का सामान गायब कर दिया था। अब लैम के लिए जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बेचना, जिसके लिए उसे खरीदार ढूंढना था और फिर वो इस चोरी किए हुए सामान को कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर मार्केट से कम दाम में बेच देता है और इसी तरीके से दोबारा वो फिर कुछ रिश्वत देकर एक कार्गो शिपमेंट्स अपने ट्रक में लोड करवा लेता है, मगर इस बार उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जगह कपड़े निकलते हैं। हालांकि उनकी कीमत इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितनी तो नहीं थी, मगर फिर भी उसने जो रिश्वत दी थी उससे कई ज्यादा का सामान उसमें था और वो उसे भी मार्केट में कम से कम दाम पर लोगों को बेच देता है और इस तरीके से उसका चोरी का सिलसिला चल पड़ा था। इधर वो अलग अलग वर्कर्स को रिश्वत देकर कार्गो शिपमेंट्स गायब करने लगा और उधर उसमें से निकलने वाले सामान को अलग अलग लोगों को बेचने लगा। इससे उसका नेटवर्क और उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती चली गई। अब उसके पास वर्कर्स की एक बहुत बड़ी टीम थी जो कार्गो टर्मिनल में रहकर उसके लिए काम कर रही थी और यहीं से शुरुआत होती है हो लैम के एक मामूली ट्रक ड्राइवर से एक बहुत अमीर चोर बनने की। पर उसे अभी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और वो ये था कि जो कार्गो शिपमेंट्स वो रिश्वत देकर गायब करता था वो बाहर से पूरी तरीके से सील पैक होते थे, जिसकी वजह से ये नहीं पता चल पाता था कि अंदर क्या है। कभी उसके अंदर कपड़े निकलते तो कभी जूते तो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और इसीलिए उसे हर बार अलग अलग नए खरीदार ढूंढने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से उसे चोरी का माल बेचने में काफी परेशानी हो रही थी। तब वो फैसला करता है कि अब वो थेरी, जो उसकी बीबी थी और उसके साथ शिपिंग कंपनी में काम करती थी, उसे अपनी चोरियों के बारे में बताएगा और उसे साथ लेकर काम करेगा। तेरी को साथ लेने के पीछे की वजह यह भी थी कि शिपिंग कंपनी के ऑफिस में टेरी जिस डिपार्टमेंट में थी वहां कार्गो शिपमेंट्स डॉक्यूमेंट्स का काम होता था, जिससे यह आसानी से पता चल सकता था कि कौन सा शिपमेंट कब आने वाला है, कौन सी फ्लाइट से आने वाला है और उसे कहाँ रखा जाएगा, उसमें क्या क्या सामान है और उसकी कीमत क्या होगी। लैम की बात सुनकर टेरी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब लैम ज्यादातर कीमती शिपमेंट्स पर ही नजर रखने लगा, क्योंकि उसे पहले से ही उनकी लोकेशंस की खबर होती थी जहां वो अपने बंदों को रिश्वत देकर उन कीमती शिपमेंट्स को निकलवा लेता था और क्योंकि उसे ये पहले से ही मालूम होता था कि उस शिपमेंट के अंदर क्या है, वो उनका सौदा पहले ही कर देता था। इसका मतलब ये था कि उनके हाथ में शिपमेंट्स आने से पहले ही वो बिक चुके होते थे। अब लैम का लालच बढ़ने लगता है और वो अब छोटी मोटी शिपमेंट के साथ साथ बड़े शिपमेंट भी गायब करने लगता है। जहां वो दिन भर में पहले 1 या 2 शिपमेंट चोरी करता था, वहीं वो 3 से 4 शिपमेंट्स चोरी करने लगता है। पर ज्यादातर शिपमेंट्स चोरी करने की वजह से उसे कई परेशानियां होने लगी, क्योंकि बड़े शिपमेंट्स में सामान काफी ज्यादा होता था और इसीलिए उसे बेचने के लिए अब उसे ज्यादा खरीदारों की जरूरत थी और लैम के लिए यह अकेले करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसका मतलब ये था कि वो शिपमेंट्स तो ज्यादा चुरा लेता था, मगर सही डिस्ट्रीब्यूशन
और मैन पावर ना होने की वजह से वो उसे बेच नहीं पा रहा था। तब वो फैसला करता है कि वो अपनी बीवी के सौतेले भाई बेनी को अपने साथ शामिल करेगा। बेनी लैम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और शिपमेंट के सारे सामान को बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी संभाल लेता है। अब बेनी को जरूरत थी ऐसे खरीदारों की जो उसका पूरा शिपमेंट एक ही बार में खरीद ले, और इसीलिए उसने इन शिपमेंट्स के नकली बिल्स बनवाए और साथ ही साथ फर्जी नाम से अपने लिए विजिटिंग कार्ड भी छपवाए। अब वो जहां भी जाता है शिपमेंट का सामान बेचने, वहां लोगों को विजिटिंग कार्ड देने लगा और ये बताता कि वो एक शिपिंग कंपनी से आया है और उसका नाम जो योंग है, जिससे शॉप ओनर को ये यकीन हो जाता है कि वो एक सही आदमी से सारा लीगल सामान खरीद रहे हैं। हालांकि बेनी इन सभी शिपमेंट्स के सारे सामान को बहुत बखूबी और बहुत सफाई से बेच रहा था, मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी थी वो ये थी कि कई बार शिपमेंट चोरी करने की वजह से उनके पास इतना ज़्यादा सामान हो जाता था कि अब इसे रखने की भी जगह नहीं हो पा रही थी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शिपमेंट ज़्यादा चुरा लिए गए थे, मगर सभी डिस्ट्रीब्यूट ना होने की वजह से वो बिक नहीं पा रहे थे। अब परेशानी निपटाने के लिए लैम को एक बड़ी सेफ जगह चाहिए थी जहां वो आसानी से सारा सामान रख सके और पुलिस भी उस तक ना पहुंच सके। इसीलिए वो दो घर खरीदता है जो एक दूसरे के अगल बगल होते हैं। एक घर में वो खुद रहने लगता है और दूसरे को वो स्टोरेज गोडाउन की तरह इस्तेमाल करने लगता है। लैम ने जो दोनों घर लिए थे उनके अगल बगल और भी घर थे जहां उनके पड़ोसी अक्सर स्टोरेज गोडाउन से सामान लाते ले जाते उन्हें देखते थे। ये बात उन्हें बहुत ही अजीब लगती थी और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर उनके पड़ोसी दिन रात यहाँ से क्या लाते ले जाते हैं। लैम को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके पड़ोसी उसे शक की नज़र से देखने लगे हैं और तभी वो फिर से अपना पुराना पैतरा आजमाता है। वो एक एक करके अपने सभी पड़ोसियों के घर गया और उनसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ये बताता है कि वो पड़ोस में अभी नया नया रहने आया है और उसके साथ ही साथ उनके लिए तोहफे भी लेकर आया है। कुछ लोगों ने उससे पूछा भी कि उनके घर में शिपमेंट का सामान क्यों है, जिस पर उसने उन्हें बताया कि वो शिपमेंट इंडस्ट्री में काम करता है और कभी-कभी वो अपने घर को वेयरहाउस के लिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि लैम अपने पड़ोसियों से बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता था और उसकी वेयरहाउस वाली कहानी की वजह से पड़ोसियों का उस पर से शक भी खत्म हो जाता है। क्योंकि लैम के पास डिमांड और सप्लाई सही ना होने की वजह से उसके पास खरीदार कम थे और कार्गो शिपमेंट ज़्यादा, इसीलिए उसका दूसरा घर भी पूरी तरीके से सामान से भर चुका था। और तब आता है 90 का दशक। ये वो दौर था जब अमेरिका में इंटरनेट दस्तक दे चुका था और इसी के साथ साथ कुछ ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट भी इंटरनेट पर आ गई थी, जिसमें से एक थी eBay.com। सस्ते दामों पर अपनी चोरी किए हुए सामान वो इस वेबसाइट पर बेचने लगता है। अब लैम के पास कनाडा के साथ साथ पूरी दुनिया से ऑर्डर आने लगे, जिसकी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग वो अपने स्टोरेज गोडाउन में ही करने लग गया और देखते ही देखते उसकी सेल्स एक महीने में $5,000 तक पहुंच गई और इस तरीके से वो ईबे पर अपना सामान कई सालों तक बेचता रहा। अब वो जितना भी कार्गो शिपमेंट चुराता वो सब बहुत ही आसानी से बिक जाते। ये चोरी पूरे 15 साल तक चली और इसमें लैम का सबसे ज्यादा जिसने साथ दिया वो थे कार्गो टर्मिनल में काम करने वाले वर्कर्स। वो वर्कर्स भी इसीलिए इतना ज्यादा वफादार थे क्योंकि इन 15 सालों में लैम ने उनके कई लोन्स चुकाए, उनके हॉस्पिटल बिल्स भरे और वक्त वक्त पर उनकी पैसों से भी मदद करता रहा। और फिर 21 नवंबर 2001 की सुबह टोरंटो पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है। फोन पर आदमी पुलिस को यह बताता है कि उसकी कंप्यूटर स्टोरेज में चोरी हो गई है और ये वो चोरी थी जिसका लैम से कोई लेना देना नहीं था, मगर इस चोरी ने लैम के पूरे चोरी के ऑपरेशन को पकड़वा दिया। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचकर छानबीन शुरू करती है और देखती है कि ज्यादातर उस स्टोरेज से हार्ड ड्राइव चोरी किए गए हैं।
पुलिस जब उन हार्ड ड्राइव्स के सीरियल नंबर्स का रिकॉर्ड को चेक करती है, तब वो सीरियल नंबर एयरपोर्ट से चोरी हुए हार्ड ड्राइव्स के सीरियल नंबर से मैच हो जाते हैं। ये वो वक्त था जब पुलिस के हाथ सबसे बड़ी कामयाबी लग चुकी थी। अब पुलिस उस स्टोरेज के मालिक से पूछताछ शुरू करती है कि उसने ये हार्ड ड्राइव्स कहाँ से खरीदे, जिस पर वो उन्हें बताता है कि उसने ये हार्ड ड्राइव्स एक जो यंग नाम के शख्स से खरीदा है, जो कि एक शिपमेंट कंपनी से आया था। स्टोरेज का मालिक पुलिस को जो यंग का कॉन्टैक्ट नंबर भी देता है। नंबर की छानबीन करने पर पुलिस को ये पता चलता है कि जो यंग का नंबर किसी बैनी के नाम पर रजिस्टर है, वही बैनी जो लैम का सौतेला बेटा था। अब पुलिस बैनी का फोन सर्विलांस पर डाल देती है और उस पर कड़ी नजर रखना शुरू कर देती है। पुलिस बैनी को उसके स्टोरेज वेयरहाउस से सामान निकलवाते हुए पकड़ लेती है और उस वेयरहाउस के अंदर बाकी सामान देखकर पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगती है कि ये वही सामान है जो पिछले 15 सालों से पिर्सन एयरपोर्ट से चोरी हो रहा है। बैनी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद बैनी लैम का जुर्म कबूल कर देता है। पर पुलिस लैम को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसीलिए बजाय उसे गिरफ्तार करने के पुलिस उस पर नजर रखने लगी। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके ट्रक का पीछा किया, जहां वो शिपिंग कंपनी से एयरपोर्ट गया और वहां से कार्गो शिपमेंट्स अपने ट्रक में लोड करके लोगों तक पहुंचाया और चोरी किए हुए शिपमेंट अपने स्टोरेज वेयरहाउस में ले जाकर रख दिया। ये वही वक्त था जब पुलिस लैम के घर पर रेड मारती है और लैम के साथ टेरी को भी चोरी के सामान से भरे वेयरहाउस के साथ गिरफ्तार कर लेती है। चोरी किए हुए शिपमेंट की तादाद देखकर पुलिस हैरत में पड़ गई थी और साथ ही साथ पुलिस को उनके घर से बहुत सारा कैश भी बरामद हुआ, जो उन्होंने बेड के अंदर, सोफे में, सीढ़ियों के बीच और बैनी के रूम में छुपा रखा था। उसे बरामद हुए कैश की कुल रकम $1.2 मिलियन निकली। अब लैम, टेरी और बैनी तीनों पर चोरी करने का और चोरी का सामान अपने घर में रखने का केस दर्ज होता है। ट्रायल से पहले ही लैम पुलिस से कहता है कि वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा, बल्कि चोरी का सामान बरामद करने में भी कॉर्पोरेट करेगा, मगर बदले में उसे टेरी और बैनी को छोड़ना होगा। वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करता है और चोरी का सामान बरामद करवाता है और उससे कमाए हुए $3 मिलियन भी वापस कर देता है। उसके इस कॉर्पोरेट की वजह से पुलिस टेरी और बैनी को छोड़ देती है और लैम की सजा भी 12 साल से घटाकर 8 साल कर देती है। ये थी कहानी उस शातिर चोर की, जो पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटीज की आंखों में 15 सालों तक धूल झोंक कर चोरियां करता रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की जेल एस्केप, रॉबरी की वीडियोस देखना पसंद है, तो अभी क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग इस चैनल की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा। अलविदा।